अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ईरान के ख़िलाफ़ इजरायली जारियत की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये हमले उस वक्त हुए जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात का अमल जारी था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये भी कहा गया है कि इन लापरवाह इक़दामात ने कशीदगी में इजाफा किया है, जिससे एक वसी तर तनाज़ा भड़कने का ख़तरा है। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ खुद दिफा की तौसीक भी की। अमरीका का नाम लिए बग़ैर कौमी सलामती कमेटी ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी के जरिए तनाज़ा हल करें। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए खबरदार किया कि इजराइल को रोकना होगा, वरना पाकिस्तान भी निशाना बन सकता है। दूसरी तरफ अमरीकी हमलों के बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले तेज़ कर दिए हैं। आज इजराइल ने एक दफ़ा फिर फोर्डो में कायम ज़ेर ज़मीन जौहरी मरकज़ पर हमला किया और तेहरान में बहुत सी सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है, जिसमें पासदार इंकलाब के 10 अहलकार मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान में मौजूद ईवन जेल के मरकज़ी दरवाज़े को निशाना भी बनाया। वाज़े रहे कि ईवन जेल की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें ईरान ने कई दिहाइयों से इंसानी हकूक़ के कारकुनों, गैर मुल्कियों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन इंक्लूडिंग विमेन को कैद रखा हुआ है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स और मिज़ाइलों से जो है टेल अवीव और जनूबी इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली मुंतका हो गई और 16 लोग बल्कि 16 से ज़्यादा भी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी सदर ने कहा है ईरान अमन का ख्वाह है, लेकिन वो जारियत करने वाले ममालिक को इनके इक़दामात पर पिछताना पड़ मजबूर कर देगा। आज ईरानी फ़ौज ने कहा है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ताकतवर और टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे और इसे भारी अफसोसनाक और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरान में जंग बंदी की अपील की है ताकि इदारे के मुआवने जो है वो एक जायज़ा ले सके, ईरान के जोहरी मुकामात का जो है मुआयना कर सके। अगरचे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की है, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मज़म्मत करने वाले ममालिक निजी गुफ्तगू में अमरीकी हमलों की हमायत करते हैं। याद रहे कि OIC ने अपने एलामिये में इजरायली जारियत की मज़म्मत तो की थी, लेकिन अमरीकी हमलों का जिक्र नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तवील जो नोबेल इनाम है उसको देकर नामज़द कर फ़ैसला जो है वो जल्दबाजी में किया? और क्या अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान की साख दाव पर लग गई है? हमारे साथ मौजूद होंगे राना एहसान अफजल, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, और अनवर इकबाल साहब हमें बराह रास्त वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, अमरीका में मौजूद सीनियर सहाफ़ी, एंड ही रियली हैज़ हिज एयर टू द ग्राउंड। सबसे पहले हुमायूं साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो हम वाशिंगटन की तरफ जाते हैं, चूँकि वहाँ से ही बड़ी ख़बर आनी है। अनवर इकबाल साहब, इस वक्त सदर ट्रंप को किसकी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ पे जो अमरीकी राय है, क्या वो क्या है कि जी जंग की तरफ आप जाएं या ना जाएं? किस किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और किस हद तक अमरीका इस जंग के अंदर शामिल होने जाएगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखें, अमरीकी राय एक राय तो नहीं है, मल्टीपल ओपिनियंस हैं। उसमें एक तरफ तो वो लोग हैं जो मसलन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, लिबरल्स हैं और दूसरे एक्टिविस्ट हैं। वो ज़ाहिर जंग की मुखालफत कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और इस जंग की शुरू से मुखालफत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जिस 14 तारीख को जब उन्होंने रैली की थी, सदर ट्रंप ने, यहाँ परेड किया था जब सदर ट्रंप ने वॉशिंगटन में, उस दिन भी पूरे वॉशिंगटन में, यहाँ तक कि हमारा जो मोहल्ला जरा पीसफुल 50 साल से ऊपर के लोगों का मोहल्ला है, तो वहाँ भी ख्वातीन और बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे प्ले कार्ड लिए हुए खड़े हुए थे। और इस तरह हमने पूरी वर्जीनिया में, पूरे वाशिंगटन DC में, मैरीलैंड में ड्राइव करके देखा और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था।
लेकिन अच्छा, और फिर दूसरी तरफ खुद उनके अपने जो पार्टी में जो राइट विंग के, एक्सट्रीम राइट जी विंग के लोग हैं जो उनको हर मामले में सपोर्ट करते हैं, मसलन जी इमिग्रेशन और दीगर इश्यूज पे, वो भी जंग जंग की मुखालफत कर रहे थे। हैविंग सेड दैट कि अमेरिका में, आपको आपने पहले भी देखा होगा, इराक वॉर के दौरान जो बुश के दौर में, तो साढ़े उस वक्त की आबादी के लिहाज से 3.5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद आपने देखा गजा पे, फलस्तीन पे नहीं, कितना मगर अनवर इकबाल प्रोटेस्ट साहब, प्रोटेस्ट दैट मैटर्स टू ट्रम्प, ये बात है ना कि हाउस के यही मैं अंदर उसी से तरफ उनको में आ किस रहा किस्म था। की जी किस किस्म का जी, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने ये यही जो फैसला किया है ये कांग्रेस में जाए बगैर किया है, तो उसका क्या असर मैं होगा? उसी उसी तरफ जी मैं उसी तरफ आ रहा था। तो इन सारी प्रोटेस्ट के बावजूद आपने देखा ये कि अमेरिका में अमूमन अमूमन प्रोटेस्ट से पॉलिसीज चेंज नहीं होती। एक दूसरी बात ये कि कांग्रेस में अक्सरियत हो या अकलियत हो, जो शख्स सदर चेंज हो जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। सदर की इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन होती है। तो ये सारी मुखालफत के बावजूद मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप अपनी पॉलिसी पर जिस वक्त तक चाहेंगे उस वक्त तक कायम रहेंगे। कांग्रेस में उनकी मुखालफत है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी पे गिरफ्त बहुत मजबूत है, क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन ये समझते हैं, जो मौजूदा कांग्रेस में वो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो उनकी मदद के बगैर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। तो एक एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ वोट लेके आते हैं ट्रंप, उसकी वजह से उनको जीत हुई है, तो वो भी ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बयान ना जरूर आएंगे, प्रोटेस्ट जरूर होंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा अमेरिका के अंदर जिसकी वजह से सदर को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़े। क्योंकि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस ने ये भी कहा है कि जी ये तो इम्पीचमेंट भी हो सकती है सदर ट्रंप की, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर इस मामले को लेके नहीं आया और उसके बगैर जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन मसला ये कि कोटेज जो है प्रोग्रेसिव जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और उसमें 6 मेंबर्स हैं सिर्फ। तो वो बहुत हाँ ज्यादा प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जी वो पॉलिसी साजी पे असरअंदाज नहीं हो सकते। राइट, सो इट्स वेरी क्लियर कि कम अज़ कम सदर ट्रंप को अपने मुल्क से तो कोई ख़तरा नहीं होगा, या कोई आप समझ लें कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगी अमेरिका से इस ईरान की जंग के अब आप अंदर। ये देखिए ना, अब देखें उनके ग्रुप में मसलन इल्हान उमर हैं, वो, और वो जो हमारी रशीदा तलायब हैं। अब उनको तो अमेरिका में मकबूलियत नहीं हासिल है, राइट तो उसका उनका असर महदूद होगा। फिर अमेरिका में एक चीज का भी असर है अवाम पर, कि जो 40-45 साल से मरकबर अमेरिका होता है जी ईरान में, उसको यहाँ बहुत नापसंद किया जाता है। राइट। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान को कुछ एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। हमने एक दिन पहले जो है ऑफिशियली सदर ट्रंप को नामजद किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उसके अगले दिन सदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। जल्दबाजी में ये फैसला किया गया या दुरुस्त फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसला था ये मरियम नवाज़ डॉक्ट्राइन के तहत किया गया है, क्योंकि मरियम नवाज़ ने बड़े ओपनली कहा था मुझे वो तरीक़ा आता है कि जिस तरीके से हुकूमत में आया जाता है, हाथ जोड़े जाते, माफ़ी मांगी जाती है और बूट पॉलिश किया जाता है। तो ये बूट पॉलिश का ये इंटरनेशनल मुज़ाहरा है। मुझे एक बात बताएं, ट्रंप अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, वो डिसीजन जो भी ले रहा होगा, लेकिन मैं एक बंदे को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ, और वो चंद महीने पहले वो आता है और वो इज़राइल ने जिस तरीके से बच्चों को मारा है पैलेस्टाइन में, वो उसको एंडोर्स करता है। 2024-25 में जो बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह दुनिया में वो इज़राइल की बॉम्बिंग थी। मुझे बात बताएं, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो पीस प्राइज़ के लिए करेगा? अगर तो यही क्राइटेरिया है तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू को भी नॉमिनेट करें पीस प्राइज़ के लिए, क्योंकि असल काम तो उन्होंने किया है, ये तो सपोर्टिंग एक्टर था।
असल तो जो जिसने पीस के लिए सारा काम किया वो तो नेतन्याहू है। हो सकता है नेतन्याहू की वजह से इस हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, फाइनेंशियली भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो ये चीज़ें इस तरीके से करने से ये सिर्फ वही डॉक्ट्राइन है जिसको हम मरियम नवाज डॉक्ट्राइन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इंटरनेशनल बूट पॉलिशिंग का आप कह सकती हैं। अच्छा, ये मुझे ऑनेस्टली मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। जी अनवर साहब देखिए, इसमें बिल्कुल इनकी बात सही है कि पाकिस्तान, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो नॉमिनेट अगर अभी तो किया नहीं, करेगा पाकिस्तान, अगर कर भी दिया पाकिस्तान ने, तो उसका जो नोबेल प्राइज कमेटी है उस पर पाकिस्तान की नॉमिनेशन का क्या असर होगा, क्या ना उससे उनको सदर ट्रंप को वो प्राइज मिलेगा या ना उससे इनकार होगा। नहीं, पाकिस्तान खुशामद पहले तो हो भी जाएगी कोशिश ना करती। अनवर इकबाल साहब, हाँ खुशामद तो हो सर जाएगी। ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है सर। सर 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 सुनिए ना, मुझे मैं आप सर उस तरफ इससे आता हूँ। बड़ी हाँ सुनिए, मैं शर्मिंदगी की इस तरफ आ मुल्क रहा के हूँ, लिए मैं क्या है? आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ। जी इन्होंने सिर्फ ये किया कि कुछ लूज किए बगैर एक खुशामद कर सकते हैं, एक वो कर सकते हैं, लूज किए बगैर एक पॉइंट गेन। खुशामद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जरा गैर पार्लिमानी है, कि वो एक कुछ लूज किए बगैर एक पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट कर लिया, वो ज्यादा बेहतर, ब्राउनी पॉइंट गेन कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो है कि देखिए ना, हमने तो ये देखा कि पीटीआई ने अमेरिका में, और मैं पीटीआई का मुखालिफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पीटीआई ने अमेरिका में सदर ट्रंप की कैंपेन को सपोर्ट किया, उनके लिए वोट मांगे, और उनको उनसे उम्मीद लगी कि वो पार्टी में पावर में आके इमरान खान को रिहा कराएंगे। तो ये भी तो हुआ, सियासत में इस तरह की चीजें होती हैं सर। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ, आपको याद होगा 2019 में जब इमरान खान साहब वापस आए थे सदर ट्रंप को मिलके, तो आप लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे कि कश्मीर को फतह कर लिया। फिर अगस्त के अंदर अगले महीने ही इंडिया ने स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था कश्मीर का। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इमरान, सबसे पहले मैं करेक्ट करूँगा अपने भाई को कि जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, दे वर अमेरिकन क्या सिटीजन्स, ठीक है। वो लोग अगर किसी एक इंटरनेशनल चीज़ के ऊपर अपने जो लीडर है या जो कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उससे कोई वादा लेकर कुछ करवाना चाहते, इट इज़ देयर। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन ऑफिशियली हैव नेवर सेड एनीथिंग, नेवर आस्क्ड एनीथिंग। नंबर कमिंग टू योर पॉइंट, जी फेयर इनफ। जब इमरान खान वहाँ से वापस आया था, जब इमरान खान वहाँ से वापस आया था, इट वॉज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान, अ प्राइम मिनिस्टर। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने घास भी नहीं डाला। मतलब हम लोग लेले को घास डाल देते हैं, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को घास भी नहीं डाला। मगर प्राइम मिनिस्टर गए नहीं अमेरिका, गए तो आर्मी चीफ। सर इनको बुलाया ही नहीं था ना, इनको बुलाया ही नहीं था। तो आर्मी चीफ को तो उन्होंने नहीं बुलाया, ये तो तयशुदा एक ट्रिप थी जो फील्ड मार्शल ने ली थी, तयशुदा ट्रिप थी उनकी। देखिए मुझे इस बात की एज अ पाकिस्तानी इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव एट द हाईएस्ट लेवल, उसने जाके ट्रंप से मुलाकात की वन ऑन वन। अच्छा, ये चीज़ लेकिन एज अ डेमोक्रेट मुझे इस बात का अफसोस है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक लीडरशिप वाज मिसिंग। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स करती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी प्राइम मिनिस्टर या फॉर्म 47 की जो लीडरशिप है उससे बात करना पसंद नहीं करता, तो फिर हम क्यों बात करें? डज इट नॉट एंडोर्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू? भाई हम बात उनसे करेंगे जिनके हाथ में ताकत है। जी ये इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है, इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि वॉशिंगटन में ये फील किया जाता है। और लेकिन ये आज नहीं, ये तो हमेशा जब इमरान खान पावर में थे और उससे पहले भी नवाज शरीफ के ज़माने में भी, जब भी हमने स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह में कहीं भी जब भी बात की चीत की, तो यही कहा गया कि पाकिस्तान में फैसले तो फौज करती है।
मगर मेरा ख्याल है कि ये जो वाशिंगटन में ये ख्याल है, जिस तरह के अनवर इकबाल साहब ने कहा, ये आज का नहीं बहुत पहले का है। मगर चूंकि हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी नहीं कोई कर रहा, राना एहसान अफजल साहब जो है उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई, ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी इस हवाले से रब्ता हो जाए। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमायूं मोमंद हमारे साथ हैं। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर लिया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले हुज़ैफ़ा साहब ये बात हो रही थी कि नोबेल जो आपने, जिसके लिए आपने सदर ट्रंप को नामज़द किया है, उसके एक दिन के बाद सदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्या आपने जल्दबाजी कर ली? जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है और ईरान को इस बात का बाखूबी इल्म है कि हम पर्दे के पीछे बैठकर जो उनके लिए कर रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो उनके लिए कर रहे हैं, उन्हें एक बात का पता है। और हमारी इस मरतबा यही कोशिश थी, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने यही नुक्ता नज़र रखा कि खित्ते में ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है या ये जंग लंबा चलती है तो खित्ते में किसी के मफाद में नहीं है। और ईरान का हमने पूरा मुकदमा वहाँ पर लड़ा और हमारी यही ख्वाहिश थी कि अगर हम ये मूव करते हैं, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप एक ज़ाहिर सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी उन्होंने एक मीडिएशन का रोल प्ले किया, तो अगर हम ये मूव करते हैं, ऑलरेडी उन्हें नॉमिनेट किसी और ने किया हुआ है, लेकिन हमने कहा हम भी ये मूव करते हैं तो शायद ज़ाहिर है उनके ऊपर इसका एक मुस्बत इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो अमेरिकन फोर्सेस तय कर चुकी हैं B2 बमबारी करने का, B2 तैयारी को इन्वॉल्व कर रही हैं, और ज़ाहिर है जिस तरीके से उन्होंने जो एक्शन किया, इसकी हमारे पास इंटेलिजेंशियल रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। तो हमारी कोशिश थी कि हम अमेरिका को एंगेज कर कर उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने मार्को रूबियो से भी बात की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर ख़ारिजा से भी बात की ईरान के। और ये मैं आपको 4 दिन पुरानी बातें बता रहा हूँ, जो आज या कल रिपोर्ट हुई हैं, इससे पहले की मैं बातें बता रहा हूँ, जो कि रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। मेरी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश की और वो बड़ा इस हवाले से बड़ा दर्द रखते थे कि ईरान पे इस किस्म का अमेरिका का हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमने एक मूव की। अब उस मूव के बाद भी अगर अमेरिका ने अपने वर्ड्स को ऑन नहीं किया, ईरान तो खुद कह रहे हैं, तो अब आपका क्या फैसला होगा? अब चूंकि इसी खित्ते के अंदर बड़ी जारियत का एक मुजाहरा किया है यूएस ने, तो अब क्या जो आपकी जो नामजदगी है नोबेल पीस प्राइज के लिए, अमन प्राइज के लिए, उसका क्या होगा? जी देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने किया वो तो आपने कल देख लिया कि जिन अल्फाज में हमने मजम्मत की है, मेरे ख्याल से किसी इस्लामी मुल्क ने अमेरिका की इस अल्फाज में मजम्मत नहीं की। पीस प्राइज का क्या होगा? और इस वक्त भी जी देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हम ज़ाहिर है अमेरिका के साथ अपने सफारती ताल्लुकात में तो रद्द-बदल कर सकते हैं, लेकिन अपने हमसाये नहीं बदल सकते। और ईरान हमारा एक हमसाया है, तो आप विड्रॉ करेंगे? उसके ऊपर इस तरीके से अमेरिका ने जारियत की है, तो मेरे ख्याल से ये विड्रॉ होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है मैं आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी को नहीं देख रहा, ये बतौर पाकिस्तानी तो मेरी राय हो सकती है, बतौर पॉलिटिशियन हो सकती है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी अनवर साहब, जी बताइए। जी अनवर साहब, मैं असल में एक बात है कि उस वक्त वाशिंगटन में आप नहीं थी, हुज़ैफा साहब भी नहीं थे जब ये सब कुछ हो रहा था। आपको याद होगा कि इंडिया से जंग के फौरन बाद पाकिस्तानी वफ्द भी यहाँ आया था, इंडियन वफ्द भी आया था, और वाशिंगटन में उस वक्त जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस था इंडिया पाकिस्तान पे। एक इंडिया को एक पॉइंट मिल गया था कि वो जाके उन्होंने उनकी, क्योंकि नायब सदर की बेगम इंडियन है, तो उन्होंने नायब सदर से मुलाकात कर ली थी। पाकिस्तान उस स्कोर को बराबर करना चाह रहा था। तो मैं समझता हूँ तो कि अगर इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो एक उनको नॉमिनेट कर देना नोबेल पीस प्राइज के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे मुल्क का कोई नुकसान होता। उन्हें पता था कि हम एक सिर्फ नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोबेल कमेटी पे ना उससे फैसला करेगी ना उससे इनकार करेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बेनाइन सा फैसला था जिससे एक ब्राउनी पॉइंट मिल गया, और कोई इस वक्त किसी को नहीं पता था कि ईरान इस तरह हमला कर देगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत नामुनासिब बात थी। अच्छा, डॉक्टर हुमायूं मोमंद साहब, अनवर इकबाल साहब जो एक आप समझ लें इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हैं, वो कहते हैं जी कोई गैर मुनासिब बात नहीं थी, मगर जो आपका पॉइंट है कि जी एक डेमोक्रेटिक होते हुए, आप ये समझते हैं एक डेमोक्रेट होते हुए कि वहाँ पे यूएस के अंदर जो है इतनी तरजीह दी गई फील्ड मार्शल को ओवर द प्राइम मिनिस्टर, तो ये अच्छा नहीं था पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री में कब कब जो
एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था वो जाके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से मिला है। इससे पहले मेरे ख्याल में 3 ऐसे हुए हैं, अयूब खान के ज़माने में, ज़िया के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में। उसके अलावा अगर कभी हुआ है तो मुझे बता दें। अच्छा, अब उसके साथ अब आप एक और फैक्ट को देख लें। 2 इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं। एक है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। खैर इंटेलिजेंस का पीएमएलएन से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि ये डेमोक्रेसी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है ऑन द नंबर्स, और उसमें पाकिस्तान अपनी थ्रू आउट हिस्ट्री, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के जो भी डेमोक्रेटिक टाइम होता था उसमें पाकिस्तान 4.5 के दरमियान में रहता था, जिसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं जी, जो कि कभी किसी गवर्नमेंट ने माना नहीं था, मां सिवाय इस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उन्होंने माना है, और उसको ना सिर्फ माना है, उसको डिफेंड किया है, विच इज़ वेरी शेमफुल जी। उन्होंने एज ऑफ टुडे पाकिस्तान को जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो 2.83 या 2.84 दिए हैं, और इन ऑर्डर टू बी इन हाइब्रिड डेमोक्रेसी आपका 4 से ऊपर पॉइंट होना चाहिए। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ टुडे अथॉरिटेरियन रिजीम है बकौल उसके। और ये याद रखिए, मुशर्रफ के ज़माने में 3.96 था और ज़ियाउल हक के ज़माने में 3.86 या 3.9 के करीब था जी। आज की जो डेमोक्रेसी है ये ज़ियाउल हक के और मुशर्रफ के ज़माने के मार्शल लॉ से ज़्यादा अथॉरिटेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा, एक इंटरनेशनल इदारा कह रहा है जी। और आप मुनीसे, आपकी वालदा साहिबा एक ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, और ह्यूमन राइट्स की जो वॉच डॉग्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम कहा हुआ है। तो क्या यही वजह है कि सदर ट्रंप ने तरजीह दी कि जी फील्ड मार्शल से मुलाकात की जाए, और डायरेक्ट मुलाकात हुई फील्ड मार्शल? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि सदर ट्रंप ने देखा है कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल पावर है वो जिनके पास है उनसे बात करनी चाहिए, ना कि उन लोगों के साथ। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आई कैन ओनली गिव रेफरेंस ऑफ मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम का, लेकिन वो फिर आप खुद देख लें, दिखा लें, मैं उसका सिर्फ रेफरेंस दे सकता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कहता। हुज़ैफा रहमान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 1-2 मिनट जी मैं सब बातों का रिस्पॉन्स देता हूँ। एक तो जी पाकिस्तान, हमें तो इस बात में कोई मुज़ाहका नहीं है कहने में, और ना कभी इस बात की कभी हमने किसी फोरम पर भी तरदीद की। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है, और पाकिस्तान के अंदर आपके आर्मी चीफ के अहमद साहब इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरीके से असल ताकत किसके पास है हुज़ैफा साहब? मैं मुझे अगर आप मुकम्मल करने देंगी 2 मिनट, मगर उन्होंने ये सवाल किया ना, इसीलिए इस तरह जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ। फिर आप मेरी बहन है, फिर आप जो भी बात करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि उनकी सारी बातों का मैं जवाब दे दूँ जो व्यूअर की मेरे ख्याल से नीड भी होगी, मेरे व्यूअर की नीड होगी कि मैं उनकी बातों को रिस्पॉन्ड करूँ लाजमी। देखिए इसमें बात यह है कि जाहिर है हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर गए और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, इस बात से किसी को भी इनकार मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से जो मिलिट्री का रोल है उससे कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता जी। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हमेशा से आपकी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो भी उनका किरदार है वो जाहिर है वक्त के साथ बना है, पिछले 78 सालों में यहाँ तक पहुँचा है। अब अहम बात यह है कि ये शायद अनवर इकबाल साहब चूँकि इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो शायद मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। एक तो ये दौरा कोई बहुत पहले से प्लान नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात आर्मी चीफ से होगी जी। आप उससे पहले देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने 4 दौरे किए 4 ममालिक के, 4 दिन कंसेक्टिव। उसमें पीएम साहब उनके साथ थे, सऊदी अरेबिया था, पीएम साहब साथ थे जी। वो यहाँ से गए, वहां उनकी ज़ाहिर अपने काउंटर पार्ट्स पे मीटिंग थी, पेंटागन में उनकी ज़ाहिर मीटिंग्स थी। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रिप ही रिक्वेस्ट की गई और उस रिक्वेस्ट को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें हुज़ैफा साहब, आप तो साफ ही रह चुके, मुझे वक्फा भी लेना है, हमने कुछ अपनी थोड़ी बहुत कमाई भी करनी होती तो जरा जी 30 सेकंड जी 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 बहन से 30 सेकंड लूंगा जी जी ले लें। लेकिन ये गुजारिश ये है कि जाहिर है आप एक न्यूक्लियर स्टेट है
और आपके मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर इदारा है और उसको ज़ाहिर है उसका सरबराह एक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ है। इस बात से तो हम इनकार ही नहीं कर रहे और मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल से मुलाकात होना अच्छी बात है। इसमें आप एक जमहूरी दौर में मौजूद हैं, जमहूरी दौर में भी अगर जमहूरी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है और आपके आर्मी चीफ को एक इज्जत नसीब होती है और आप पाकिस्तान जो है इतना रेलिवेंट हो जाता है कि डेमोक्रेटिक दौर में आपके आर्मी चीफ को दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी वो मिल रहा है, तो इस पर आप सब लोगों को खुश होना चाहिए। और वो जाहिर है वहां जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं और उसके फौरन बाद ठीक टर्की आता है, टर्की में अपने डिप्टी पीएम के सर, अब मुझे छोटा सा वक्फा लेने दें, प्रोटोकॉल के साथ प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब को मिलता है। छोटा सा वक्फा मैं शामिल करती हूँ, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और फोकस फिर ईरान की तरफ करते हैं, क्योंकि अगर ये कशीदगी मजीद गहरी हुई तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो हमारे तालिब इल्म हैं वो बॉर्डर के ज़रिए वापस आ रहे हैं और गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज भी स्पॉटलाइट है इजराइल ईरान जंग के ऊपर। अनवर इकबाल साहब, चूँकि आप बराह रास्त हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करें, आप हमें बताइए कि ख़ासी मुखालफत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से, तो किस हद तक अब अमेरिका जो है अपने आप को इस जंग के अंदर मुलव्विस करेगा? अगर ईरान इसी तरह रिटेलिएट करता है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो करेंगे रिटेलिएट, तो किस हद तक अमेरिका जाने को तैयार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है वो ये है कि उन्होंने ईरान को वीकेंड कर दिया, लेकिन साथ वार्न भी कर दिया था। ये भी लगता है कि ईरान ने अपनी कुछ चीज़ें हटा भी ली थी और वो एक क्रिएट किया है, एक ऐसा मौका, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें वो चाहते हैं कि ईरान की हुकूमत अब जंग बंदी करके उनसे मुज़ाकरात करे और मामला तय हो जाए। पूरी जो एक अरेंजमेंट है मिडल ईस्ट की, अब वो अलाइनमेंट चेंज हो रही। पहले ये था कि इसराइल था और ईरान था, ईरान शाम में भी था, ईरान लुबनान में भी बैठा हुआ था और अमेरिकी ये समझते थे कि ईरान का होना उनके लिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि उसके जरिए अरब काबू रहते हैं। लेकिन जब वो 7 अक्टूबर वाला वाक़या हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ईरान जो है इसराइल के लिए थ्रेट बन गया, तो उन्होंने वहां से तब्दीली शुरू की। आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता उनको शाम से निकाला, लुबनान से निकाला, हिजबुल्लाह का खात्मा किया, हमास का खात्मा किया, और अब भी वो ईरान को बिल्कुल जीरो नहीं करना चाहते, एक पोजीशन देके रखना चाहते हैं कि अगर ईरान बिल्कुल तबाह हो जाए तो फिर अरब उनके काबू से बाहर निकल जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि ईरान से एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, लेकिन ईरान के लिए जाहिर है कि एक फेस सेविंग चाहिए उनको। ये बड़ी ऐसी अजीब सी बात होगी कि उनकी सारी तंसीबात तबाह करनी और फिर भी सुलह कर रहे हैं, तो वो अमेरिका एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मैं एक बात अगर आपकी इजाज़त से कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं कोई 18-19 प्रोग्रामों में शरीक हूँ जब से हमला हुआ है 2-3 दिन में, और हर में हमारे पाकिस्तानी बहुत जज्बाती होकर नारे लगा रहे हैं कि अवाम, हुकूमत का कोई भी नहीं, कि हमें ऐलान जंग कर देना चाहिए, हमें ईरान की हिमायत करनी चाहिए, फला फला। मैं सबसे अपील करूंगा कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत नाजुक सूरत हाल है, हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, हमें बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, और हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह हम इस जंग में मुलव्विस ना हो। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, पीटीआई का क्या इस वक्त लाए अमल होगा? क्या आप समझते हैं कि इस जंग से हमें लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए? देखिए, आप अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं किसी जगह पे एक गलत काम होते हुए देख रहा हूँ, मुझे मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि मैं वहाँ पे न्यूट्रल हो जाऊँ। ऑलराइट। अगर मेरे ईमान में कमज़ोरी है तो मैं कम अज़ कम दिल में उसका बुरा कहूँ, अगर उससे बेहतर ईमान है तो कम अज़ कम लफ्ज़ी तौर पे उसका बुरा कहूँ। राइट। ये जो अटैक हुआ है ईरान में, ये याद रखें बेसिकली ईरान में 3-4 जगह इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने 3 हिस्सों को किया और मेरे ख्याल में एक और एरिया है जहाँ पे एक्चुअली रशियन साइंटिस्ट थे, उस जगह को उन्होंने अटैक नहीं किया जहाँ से फॉल आउट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल का आ सकता था, और वहाँ पे रशिया ने अपने साइंटिस्ट को निकालने से कर दिया। दूसरा इसका जो एक और फॉल आउट आ रहा है वो ये है कि स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है वहाँ से दो जो सुपर जिसे वो मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आई लाइक यू टू कंक्लूड जी। वो रिटर्न हो रहे हैं, तो डर ये है
कि आपका जो बैरल है पर बैरल वो $100 को क्रॉस कर जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसमें हम लोग न्यूट्रल रह नहीं सकते। एटलीस्ट हमें ये कंडेम करना चाहिए कि ये जो एक्शन था ये इवन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, राइट यूएन के चार्टर के खिलाफ। जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम हुज़ैफा रहमान साहब, आपने इसको कंडेम जरूर किया है, मगर क्या जिस तरह डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद कह रहे हैं दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन न्यूट्रल, हमारा हतमी फैसला क्या होगा? और आप एपीसी क्यों नहीं बुला रहे इसके ऊपर जिसके अंदर सब पार्टीज शामिल हो? लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। कि मैं समझता हूँ चारों अफराद में जो इस शो में मौजूद हैं, अनवर इकबाल साहब वाहिद एक अथॉरिटी हैं जो कि पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक अरसा दराज से इसको कवर कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये जंग किसी भी तरीके से, अगर ईरान का तो नुकसान होना ही होना है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की भी, अस्करी क़यादत की भी, किसी तरीके से हम इसमें अपना रोल प्ले करें। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आप अच्छी खबरें सुनेंगे और मेरे ख्याल से एपीसी बुलाएंगे सर, पाकिस्तान को देगा। एपीसी हम इस पे एपीसी भी बुलाएंगे। और वैसे जो इसराइल और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हुकूमत बड़ा क्लीदी किरदार अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, अनवर इकबाल साहब, आपने बराह रास्त हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। तो हुज़ैफा रहमान साहब ये कह रहे थे, वज़ीर मुमलिकत हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी एपीसी बुलाएंगे और आप अच्छी खबरें सुनेंगे और हम मज़म्मत करेंगे इसराइल के ऊपर जो हम हालिया